बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स क्लास 9th एंड प्री 9th दोनों के लिए ये चैप्टर नंबर 8 है। हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे और इसमें क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आपको डिफरेंट एक्स की टर्म्स में और वाई की टर्म्स में वैल्यूज दी हुई होंगी और उन वैल्यूज को आपने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपने ये चेक करना है कि वो जो लाइन सेगमेंट आपने ग्राफ पे ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल बन रही है। आपने कल स्टडी किया था ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए जो कोऑर्डिनेट प्लेन या कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए थे। एक्सिस में आपने एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट को कहा जाता है और आपके पास जो वाई एक्सिस था जिसे आप वर्टिकल लाइन सेगमेंट कहते हैं उनको आपने कार्टेशियन प्लेन के लिए ड्रॉ किया था। अब आप जब इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे गिवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल एंड रिस्पेक्ट टू वाई वेरिएबल, तो वो जो ड्रॉ होंगे उनको आपने चेक करके बताना है कि वो लाइंस पैरेलल किसकी हैं, एक्स एक्सिस के हैं या वाई एक्सिस के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय पैरेलल। व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स, जब आप टू लाइंस ड्रॉ करते हैं आइदर डायरेक्शन की कोई सी भी हो, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, इनको जितना भी एक्सटेंड कर लिया जाए किसी पॉइंट पे जाके आपस में कोलाइड नहीं करती, मतलब मीट नहीं करती। वो लाइंस जो कि किसी भी पॉइंट पे जाके आपस में मीट ना करें, चाहे जितना भी आप एक्सटेंड कर लें, उन लाइंस को कहा जाता है कि दीज लाइंस आर पैरेलल लाइंस टू ईच अदर। अब आपने इनमें भी ऐसे बताना है कि ये जो आप ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स ये आपस में पैरेलल है या नहीं, अगर है तो किस एक्सिस से पैरेलल है। मैंने इसी क्वेश्चन को लेके 3 पार्ट्स लिखे हैं इनमें से जो थोड़े से डिफरेंट है बाकी सबसे, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। इनको सॉल्व करने से बाकी आप इजीली कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 देखा जाए तो इसमें आपके पास लिखा हुआ है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फॉर द पार्ट 1। 2x - 1 = 3। अब आपको जो वैल्यू दी हुई है इक्वेशन की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ x दी हुई है, तो आप 2x = 3 - 1 को यहाँ पे ले जाए, x को आपने सेपरेट करना है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -1 goes to +1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 + 1 = 4। यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप इक्वल से लेफ्ट और राइट किसी भी वैल्यू को किसी भी टर्म को लेके जाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो इंटरचेंज करते हुए वो जो वैल्यू होती है उसका अगर तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो डिवाइड हो जाएगी और अगर डिवाइड होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी, मतलब वो रिवर्स हो जाती है। तो 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगी x की वैल्यू 2। अब आप इस x = 2 को आपने ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ और उसके बाद आपने चेक करना है कि जो x = 2 आपने ड्रॉ किया है वो किसके पैरेलल है, आइदर x एक्सिस और y एक्सिस। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको चाहिए कार्टेशियन प्लेन। उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और इसी के परपेंडिकुलर में आपने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे कहा जाएगा ओरिजिन ओ। ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे तमाम x और y की वैल्यूज सेम होती है, मतलब इस ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। x प्राइम y प्राइम, ठीक है। अब आपने ड्रॉ करने हैं पॉइंट्स, तो आपको लिखा हुआ है x = 2, तो आप 1 2 3 पॉइंट्स लें, यहाँ से भी इक्वल गैप में 1 2 3 पॉइंट्स लें। y की जरूरत नहीं है y एक्सिस की, लेकिन अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1 2 3। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे आपको कल भी ये बात बताएगी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि
आपने ये जो पॉइंट्स लेंगे इनको प्रॉपर स्क्वायर बॉक्सेस के साथ आपने शो करना है कि मैं कितने स्क्वायर बॉक्सेस जो है वो 1 सेंटीमीटर के लिए यूज कर रही हूँ, ताकि आपके ग्राफ की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आए और ग्राफ आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक्यूरेट बने। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को यहाँ पे लेआउट इनका बना लिया। अब मुझे x2 को ग्राफ पे शो करना है और x जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो इस साइड पे लाई करनी है, मींस x o y ये जो मेरे पास क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव वैल्यूज का क्वाड्रेंट है और यहाँ पे 2 यहाँ पे एक्सिस्ट कर रहा है, इसको हाईलाइट कर लें और यहीं पे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लें जो कि और ये लाइन शो करेगी x इक्वल्स टू 2 पॉइंट को। तो अब आपने जब इस लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया, अब आप चेक करें कि ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल आ रही है। ये आपके पास x एक्सिस था, ये आपके पास y है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू द y एक्सिस क्योंकि ये इसके पैरेलल में एग्जिस्ट कर रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द गिवन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका ये क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट वाला है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो आपके पास पार्ट नंबर 3 है उसमें भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसमें आपके पास y गिवन है, y वेरिएबल गिवन है, तो y को पहले आप सेपरेट करें, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो y वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने स्टार्ट करना है अपना सॉल्यूशन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या दी है 2y + 3 = 2। यहाँ से मुझे y को पुट करना है सेपरेट, तो प्लस इक्वल्स टू माइनस, देन अगेन प्लस माइनस 3 में से 2 गए, रिमेनिंग इज 1 और साइन जो है बड़ी टर्म का विच इज नेगेटिव आ जाएगा। अब आपके पास y के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो बनेगा -1/2 एंड वी नो दैट हाफ जो होता है 1/2 इज सेड टू बी 0.5, तो y वैल्यू क्या मिली मुझे 0.5। अब इसको जब मैंने ड्रॉ करना है अपना ग्राफ, तो अब ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा तो नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की स्ट्रेट, इसी के म्यूचुअल परपेंडिकुलर में वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और ये मेरे पास आ गया कार्टेशियन प्लेन। ये इसका ओरिजिन x एक्सिस, ये इसका y एक्सिस एंड वी नो दैट द सेकंड नेम ऑफ x एक्सिस इज सेड टू बी एब्सिसा and the second name of y-axis is coordinate। यहाँ पे पॉजिटिव साइड है, as we know that अब हमें just 0.5 चाहिए, 1 से भी लेस, तो आप इसमें साइड गैप ज़्यादा रख लें ताकि जो आपके पास लाइन हो बिल्कुल प्रोमिनेंट क्लियर आए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 तो इसका हाफ यहाँ पे बनेगा 0.5, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 तो इसका हाफ यहाँ पे आएगा 0.5, लेकिन नेगेटिव साइड है। सेम ऐसे यहाँ पे अगर 1 है तो इसकी साइड होगी 0.5 होगी हाफ, अगर यहाँ पे 1 को नेगेटिव है तो इसका हाफ -0.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने नेगेटिव -0.5 को ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ, तो y प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वैल्यूज को, y की नेगेटिव साइड को। तो आप यहाँ पे ये आपके पास सारे 0.5 इसका हाफ ऑलमोस्ट, तो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के साथ इसको रिप्रेजेंट कर लें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपने विद द स्केल प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है y इक्वल्स टू -0.5 को शो करें, और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये लाइन पैरेलल किसके जा रही है, इस एक्सिस की, और ये एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस है। सो आप यहाँ पे इसमें नीचे ये मेंशन करेंगे, सो द गिवन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास x भी आ रहा है और आपके पास y भी आ रहा है।
ये आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे, क्योंकि x और y दोनों इक्वल किस पॉइंट होते हैं? एट ओनली द ओरिजिन। सिर्फ ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे x एंड y दोनों 0 0 होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपने पहले इन पॉइंट्स को उस इक्वेशन की फॉर्म में अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने बताना है कि m किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और c किस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पास यहाँ पे बेसिक इक्वेशन है वो है गिवन आपको y इक्वल्स टू mx प्लस c। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे आपने उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्म में अरेंज करना होगा। रीअरेंज कैसे करेंगे? y आप सेपरेट कर लेंगे, x टर्म को ले जाएंगे कांस्टेंट के साथ। अब ये x के साथ जो m रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोफिशिएंट ऑफ x रिप्रेजेंट कर रहा है और c जो है वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इन्हीं की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, m और c को, m कोफिशिएंट एंड c कांस्टेंट। यूजिंग मैं पार्ट ए का सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। पार्ट ए में आपके पास गिवन है इक्वेशन 2x + 3y - 1 = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेपरेट करना है y को, प्लस 3y एज इट इज यहीं पे रखेंगे और बाकी टर्म्स को आप ले जाएं इक्वल के राइट पे। प्लस 2x गोज टू -2x एंड -1 गोज टू +1। अब 0 जो है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 3 है मल्टीप्लाई में इसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, -2x + 1/3 हो जाएगा। अब ये 3 दोनों के साथ डिवाइड है तो सेपरेट कर लें, -2/3x + 1/3। अब इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो x के साथ कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करेगा m को, तो वो कोफिशिएंट क्या है आपके पास? थस द वैल्यू ऑफ m क्या होगी? -2/3। एंड अगर आपको वैल्यू ऑफ c बतानी है तो वो क्या होगी? कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/3। सो c इक्वल्स टू 1/3। ये आपके पास आंसर है। सिंपल आपने जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से y को सेपरेट करना है, पर जितनी भी टर्म्स आएंगी उनको आपने अलग कर देना है, इक्वल की दूसरी साइड में जाना है। अब जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो m कंसीडर होगा और जो आपके पास सिंपल कांस्टेंट होगा वो आपका c कंसीडर होगा। पार्ट नंबर मैंने यहाँ पे e भी लिखा हुआ है। e में क्या है आपके पास? सॉल्यूशन ऑफ e 3 - 2x + y = 0। यहाँ से आपने करना है y को सेपरेट, y ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है विद द कोफिशिएंट 1, तो इक्वल के बाद ये -2x यहाँ से क्या हो जाएगा? +2x और ये +3 गोज टू -3। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन। और इस इक्वेशन को आप अगेन कंपेयर करें विद द y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा m को। सो द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 2 आ जाएगी एंड द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू आ जाएगी -3। इस तरह से आपका ये भी आंसर है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आपने इसी पैटर्न पे ही करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इक्वेशन को इस अकॉर्डिंग अरेंज करना है, देन जो भी कोफिशिएंट है इसके साथ वो m है और जो कांस्टेंट है वो आपका c है। लास्ट जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपने वेरीफाई करना है whether the following points lie on the line 2x - y + 1 = 0 or not। आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है
ये जो आपको 2 और 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है x को, जो सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है y को। अब आपने करना क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, x क्या है आपके पास 2 एंड y आपके पास सेकंड वैल्यू विच इज 3, एंड आल्सो जो आपको जिस लाइन को लेके आपने ये बताना है कि जो पॉइंट्स है ये इस लाइन पे लाई कर रहे हैं नहीं, वो आपको जो लाइन दी गई है, इक्वेशन दी गई है, वो है आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन लाइन। गिवन लाइन क्या है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस लाइन में आपने पुट करना है x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। अब जहां जहां पे इस पे आपको x जाना है वहां पे आप रिप्लेस कर लो x को 2 के साथ, और जहां y है उसे रिप्लेस कर लो 3 के साथ इक्वल टू 0। 2 2 आर 4 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस पहले प्लस को इकट्ठा कर लेते हैं, 4 प्लस 1 5, 5 minus 3 equal to 0 and 5 minus 3 equals to 2 and 2 is not equal to 0, we know that। हमें ये बात पता है कि 2 0 के इक्वल नहीं है, इट्स मीन दैट ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो आप नीचे इसके स्टेटमेंट क्या मेंशन करेंगे, एज 2 is not equal to 0 so the points do not lie on the line, on the given line। ठीक है, इसके तरह से आपने पार्ट नंबर 2 में आपको जो ऑर्डर पेयर दिया गया है जिसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो x की है और जो सेकंड वैल्यू है वो आपके पास y की है। आपने नंबर 9 को पुट करना है इसी लाइन के अंदर। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे अनइक्वल लाइन है तो ये लाइन पे लाई नहीं करेंगे। अगर इक्वल आ जाती है तो इट्स मीन दैट ये लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 2 को सही कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 where the points are 0 and 0 and we know that 0 0 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, on the origin। x equal to 0 पुट करेंगे and y also equals to 0 पुट करेंगे, और इक्वेशन तो हमारे पास यही है कांस्टेंट 2 इनटू जहां पे x से रिप्लेस करते हैं 0 के साथ, y रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ, प्लस 1 इक्वल्स 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स 0। तो 1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी सेम नहीं आ रही, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। इट्स मीन दैट ये भी पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे ऑन द गिवन लाइन। एज 1 इज नॉट इक्वल टू 0 सो द पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द लाइन। अब लास्ट जो है इसके बाद पार्ट नंबर 4 करते हैं, मे बी ये इस लाइन पे लाई कर जाए। पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है आपको पॉइंट्स 2 and 5। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपके पास x है वो 2 है और y आपके पास 5 है, और जो गिवन आपके पास लाइन है वो है 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पुट कर लें x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 5। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑर्डर पेयर से ये वैल्यूज मिली हैं हमें, तो x रिप्लेस हो जाएगा 2 के साथ, y रिप्लेस हो जाएगा 5 के साथ, प्लस 1 इक्वल्स 0 एज इट इज। 4 माइनस 5 प्लस 1 इक्वल्स 0, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 5 0 और 5 माइनस 5 0 दैट 0। यहाँ पे दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, इट्स मीन दैट कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सो आप यहाँ पे लिखोगे एज 0 इज इक्वल्स टू 0 द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द गिवन लाइन। इस वजह से जो आपके पास एक्सरसाइज है 8.1 वो कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 की तरफ मूव करेंगे। होप सो कि आपको ये समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।
क्लास। आज चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले मैं इसे डिफ़ाइन कर दूं। कुछ स्पेसिफिक हीट किसी भी सब्सटेंस की बेसिकली वो अमाउंट होती है हीट की जो रिक्वायर्ड होती है उसे टेम्परेचर रेज़ करने के लिए 1 kg मास का, ठीक है, तकरीबन 1 केल्विन टेम्परेचर के थ्रू। तो बेसिकली हम इन शॉर्ट ये बात कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस होती है उसको इस तरह आपने डिफ़ाइन करना है। Specific heat of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg mass of that substance through 1 Kelvin। इसलिए एक ये बात ऑब्जर्व की गई कि अगर हम मैथमेटिकली इसका रिलेशन कुछ देखते हैं तो जितनी टोटल हीट रिक्वायर्ड होती है आपको टेम्परेचर रेज करवाने के लिए वो प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट के मास के, जो भी बॉडी आप ले रहे हैं उसके मास की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस साइड पे एक आपके पास रिलेशन लिखा है कि हम इसको कैलकुलेट करें तो जैसे जितनी टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट को आप लोगों ने कैपिटल क्यू से सिंबलाइज करना होता है, वो प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट के मास के और टोटल जो चेंज आ रहा होता है टेम्परेचर में। तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी का बेसिकली एक कांस्टेंट होता है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा इक्वल्स टू सी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m डेल टी, ठीक है। और फिर इसी तरह से अगर आप c की वैल्यू निकालना चाहें तो m डेल टी आप इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास बेसिकली ये आ जाएगी। अब इसकी मदद से अगर हम ऐसा यूनिट कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट का करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। आपको पता है जो हीट होती है उसको हम जॉल में मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट के मास को केजी में मेजर करेंगे, टेम्परेचर चेंज को केल्विन में करेंगे। न्यूमरेटर में ले जाने के बाद ये आपके पास बन जाएगा जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये बेसिकली आपके पास ऐसा यूनिट है किसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। इसके बाद अब हम लोगों ने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस आपके पास लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो होती है उसकी क्या होती हैं। तो आपको पता है जो स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है वो अबाउट होती है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, और जो ड्राई सॉइल होती है उसकी बेसिकली स्पेसिफिक हीट होती है आपके पास ऑलमोस्ट 810 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट हम जो कहते हैं जो टेम्परेचर होता है सॉइल का वो इंक्रीज़ हो जाता है तकरीबन 5 गुना ज़्यादा, तकरीबन उतने ही मास पानी के, ठीक है। यानी कि जो आप लोगों को एक जैसी हीट दे रहे हो सेम अमाउंट सॉइल और वाटर को, तो एक जैसा मास हो सॉइल का भी और वाटर का भी, तो आप देखेंगे जो टेम्परेचर ज़मीन का होता है बेसिकली वो 5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो जो टेम्परेचर बेसिकली लैंड का होता है वो तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से गिरता है। यानी कि ये बेसिकली आप लोगों के कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बेसिकली एग्जांपल स्पेसिफिक हीट्स की होती हैं। देखिए अक्सर ऐसा होता है जब तेज़ गर्मी समर में सीज़न हो तो आप लोग जैसे रूफ़ पे चले जाते हैं, ठीक है, बेयर फुटेड आप रूफ़ पे चले जाते हैं, आप ज़मीन पे खड़े होंगे तो आप लोगों के लिए खड़ा होना मुश्किल होगा कि वो ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी होती है, जो सन रेज होती हैं उसके अंदर एब्जॉर्ब हो के इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ कर देती हैं, तो आपके लिए वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम जैसे ही 2-3-4 घंटे बाद शाम का टाइम होना स्टार्ट होता है, आप उसी रूफ पे दोबारा जाएं, अब आप खड़े हो तो आप आसानी खड़े हो जाएंगे। मतलब जितनी तेज़ी के साथ टेम्परेचर उसने गेन किया था उतनी तेज़ी के साथ टेम्परेचर उसने रिलीज़ भी कर दिया, रैपिड इंक्रीज़ एंड फॉल आएगा उसमें, ठीक है। जो टेम्परेचर वेरिएशन आती हैं ये समर टू विंटर भी आती हैं। आपको पता है गर्मियों के जो सीजन होते हैं वहाँ पे एक्चुअली एब्जॉर्प्शन गर्मी में टेम्परेचर की ज़्यादा होती है निस्बतन सर्दी के। उसके अलावा आपके पास मुख्तलिफ ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस प्लेस पे हैं, जिस एरिया में है वो आपके पास किधर है, ठीक है, नियर द सी है या फिर आपके पास कौन सा एरिया है, अवे फ्रॉम द सी है, आप किस एरिया के अंदर बात कर रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट फिनोमिना अगर हम ले रहे हैं स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी। आपको पता है वाटर के अंदर लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है स्टोर और कैरी करने में थर्मल एनर्जी को, ठीक है, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। बेसिकली जो कूलिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल्स वगैरह में होते हैं वो पानी को इसी तरीके से जो आपके पास अनवांटेड थर्मल एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है ना ऑटोमोबाइल में मूवमेंट की वजह से, उसको बेसिकली रिलीज़ करने के लिए आप उसमें बेसिकली जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी होता है, वाटर होता है। ऑटोमोबाइल में जो आपके पास लार्ज अमाउंट होती है हीट की वो प्रोड्यूस हो जाती है इंजन की वजह से, जिसकी वजह से टेम्परेचर उसका ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो जाता है, तेज़ी के साथ बढ़ता चला जाता है। तो फिर क्या होगा कि उसको उसके बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गेनिंग उसके हैज़र्ड्स की वजह से बचाने के लिए कि वो खुद से के कूल डाउन तो होगा नहीं, ठीक है, जब तक उसके लिए कोई प्रॉपर प्रोसीजर ना किया जाए ऐसा, तो बेसिकली वो जो आपके पास वाटर होता है वो सर्कुलेट करता है अराउंड द इंजन। तो इस तरीके से फिर क्या होता है वो टेम्परेचर को वहाँ पे मेंटेन कर देता है। बहुत ज़्यादा जो हाईली इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो लिहाजा वो वाटर उसकी वजह सिंपल इतनी सी होती है कि थर्मल एनर्जी की बात हो रही है ना, थर्मल एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी होती है। मतलब कि जितनी भी अनवांटेड थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी इंजन की होती है वाटर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है
और इस तरीके से उस सारी अनवांटेड हीट एनर्जी को रेडिएटर के थ्रू रेडिएट कर देता है, डिसिपेट कर देता है, रिलीज़ कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक हो गया। तो वो दोबारा से इंजन जब कूल डाउन हो जाता है, इस तरीके से वाटर का एक बेस्ट ये फिनोमिना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से है कि वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर ये एक प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। नेक्स्ट आप लोगों ने सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम प्रीवियस चैप्टर्स में भी बात की हुई है इसकी, आपको पता है इसके अंदर भी आप लोग जो हॉट वाटर को कैरी करते हैं बेसिकली वो आपके पास थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जो पाइप्स में से गुजरता है और फिर क्या बॉयलर से रेडिएटर तक जो उसका फुल फिनोमिना बॉयलर हो जहाँ से एक्चुअली एटेम्परेचर गेनिंग प्रोसेस शुरू होता है, रेडिएटर वो जहाँ तक जाके वो टोटल रेडिएट करना शुरू करता है एनर्जी को। ये रेडिएटर्स जो होते हैं वो बेसिकली फिक्स किए जाते हैं घरों में, ठीक है। जो सूटेबल प्लेसेस होती हैं वो डिपेंड करते हैं ना फिटिंग किस तरीके से हुई होती है, उस लिहाज से फिर उसको वहाँ पे फिट कर दिया जाता है, फिक्स किया हुआ होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल आपके पास लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की थी जब हम बात कर रहे थे वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ये किस तरीके से ऑटोमोबाइल में ये रोल प्ले करता है, सेंट्रल हाउस हीटिंग सिस्टम में, इस तरह और भी इसकी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी वास्ट एप्लीकेशंस मिलती हैं। आपने इस फुल टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड करना है ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से सारी बात क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा हीट कैपेसिटी है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो हीट कैपेसिटी उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। 1 केल्विन जो टेम्परेचर में इंक्रीज आता है बेसिकली उस दौरान जितनी टोटल हीट एनर्जी थर्मल एनर्जी किसी भी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है। अब मतलब जनरली हम ये कहते हैं कि बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर देते हैं फिर स्टूडेंट्स देखें आप लोगों ने इसमें देखा कि आप लोगों के पास बेसिकली जो टोटल हीट के जितनी आप लोग ये कह रहे होते हैं कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है यानी चेंज टेम्परेचर में डेल्टी, मतलब उसके हिसाब से आपने अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाई होती है। तो हीट कैपेसिटी को हम ये कहते हैं ये बेसिकली रेशियो अगर है वो आपके पास जो टोटल चेंज आपके पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में आता है टेम्परेचर में वो हम लेते हैं। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो टोटल जो हीट की अमाउंट थी उसमें जो डिराइव किया था फार्मूला वो MC डेल्टी आया था। तो डेल्टी कैंसिल होकर आपके पास जो हीट कैपेसिटी है वो जस्ट MC रह जाएगी। तो अगर हम इसका यूनिट डिराइव करें तो कुछ इस तरीके से होगा कि मैस आपके पास किलोग्राम में होता है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन में होती है। ये सेम जो अपोजिट चार्ज के साथ यूनिट है कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास ऐसा यूनिट हीट कैपेसिटी का जॉल पर केल्विन आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों ने इस फुल टॉपिक को अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड कर लेना है। इसका डिफरेंस आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, फिर आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।